नमस्कार, हम और हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है आप तक स्वास्थ्य संबंधी हमेशा नई नई जानकारी पहुंचाना। आज हम बात करेंगे एक विशेष पद्धति की, थेरेपी की, जो हम जानते हैं कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें दवाइयां ही काम नहीं करती हैं। इसे व्यायाम के द्वारा या इस पद्धति के द्वारा उपचारित करके ठीक किया जा सकता है। तो जन सामान्य की नज़र में हम सामान्य जीवन शैली में फिजियोथेरेपी का महत्व, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे फिजियोथेरेपी क्या है, इसका क्या महत्व है। और इस पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महेंद्र सिंह रात्रे। आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, नमस्ते। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी क्या है। जी मैम, देखिए, फिजियोथेरेपी जनरली आधुनिक जो चिकित्सा पद्धति का एक रूप है जिसमें हम बहुत सारी ऐसी डिसीज़ हैं, बीमारियां हैं जी, जैसे जोड़ों से संबंधित बीमारी हैं, नसों से संबंधित बीमारियां हैं, और बहुत सारे एज ग्रुप में अलग अलग टाइम पे अलग अलग बीमारियां जो होती हैं उनको हम एक्सरसाइज के थ्रू या व्यायाम के थ्रू हम इनको ट्रीटमेंट करते हैं। जी, जनरली फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में हम को दो पार्टों में हम देख सकते हैं। जैसे कि एक है व्यायाम का पार्ट और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल मॉडलिटीज़ का इस्तेमाल करके हम जो भी बीमारियां हैं, जो कंप्लेन हैं, हम उसको ठीक कर सकते हैं। यानी कहें कि ये फिजियोथेरेपी के प्रकार हैं। जी जी, इन प्रकारों के द्वारा आप मरीज को ठीक कर सकते हैं। जी, जैसे कि बहुत सारे डिजीज, जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिजियोथेरेपी जो ट्रीटमेंट है हम कैसे अप्लाई करते हैं। जी 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 मैम, आज डे टू डे लाइफ में जनरली हम देखते हैं कि लोगों को घुटनों से संबंधित बीमारियां हैं या नेक से संबंधित बीमारी, नेक गर्दन की बीमारियां हैं, कमर से संबंधित, कमर बैक में बैक पेन होता है। ये बहुत ही आम बीमारियां हैं जो लोग हमारे पास कंप्लेन लेकर आते हैं। जी हाँ। तो बेसिकली मैम, इन बीमारियों में जो मसल्स होता है वो इन्वॉल्व होता है। जी। तो इसको कह सकते हैं मस्कुलर पेन। जनरली बैक पेन है, नेक पेन है या जॉइंट्स के पेन है, तो जॉइंट्स का पेन हो या नेक का पेन हो, इनमें कहीं ना कहीं जो मसल्स होती हैं वो मसल्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो मैम, हम फिजियोथेरेपी जो ट्रीटमेंट है उसके द्वारा एक्सरसाइज के थ्रू हम इसको ठीक करते हैं। इसमें जनरली हमारा मेन एम होता है कि हमको पेन से रिलीफ देना। जी हाँ। जो पेशेंट हमारे पास आए हैं तो हम चाहते हैं कि उनका जो पेन है वो ठीक हो जाए। तो उसके लिए मैम, हम सबसे पहले पेशेंट यदि हमारे पास आया कि भाई मुझे घुटनों में पेन है, तो उसका मेन कारण जनरली हम देखते हैं मैम कि एक तो ओबेसिटी की वजह से हमारा वेट बढ़ जाता है। तो वेट बढ़ने की वजह से सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है हमारे घुटनों में होता है। बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट वो घुटनों को डालता है। तो वहाँ जो घुटनों में जो साइनोवियल फ्लूइड है वो समय के साथ धीरे धीरे क्या होता है, वो कम होने लगता है। जी। या एक दूसरा कारण हो सकता है कि एक घुटनों में इन्फेक्शन की वजह से भी घुटनों में पेन होता है। जी। तो हम अब उसको क्योर कैसे करें? तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट इतना अच्छा और इतना बेहतरीन आधुनिक चिकित्सा पद्धति है जिसमें बिना किसी साइड इफेक्ट के हम घुटनों की जो पेन है उसको क्योर कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि घुटने की बात अभी आपने की है, तो कई बार ऐसा होता है कि घुटने का रिप्लेसमेंट भी होता है। तो उसके बाद फिर ये किस तरीके से सहायक होता है फिजियोथेरेपी? मैम देखिए, पहले तो प्राइमरी स्टेज की यदि हम बात करें कि कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है जी। अपना कंप्लेन लेके कि भाई मुझे घुटनों में दर्द हो रहा है, जी। तो हम उसका कारण जानते हैं। उनको बेसिक कुछ चेकअप होती है, हम करते हैं। उनकी जो मसल्स होती हैं घुटनों को, जैसे कि वो स्टेबल करने के लिए क्वाड्रिसेप्स फ्रंट की जो मसल्स होती हैं, एडक्टर मसल्स होती हैं, एब्डक्टर मसल्स होती हैं, उन मसल्स की हम टेस्टिंग करते हैं कि उनकी जो नॉर्मल स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ है कि नहीं है। जी। तो जनरली इन पेशेंटों में क्या है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, मसल्स फटीग हो जाए होते हैं। तो इसकी वजह से वो घुटनों की जो स्टेबिलिटी है उसको बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं। जी। और जो इन्फ्लामेशन होता है घुटनों में, तो वो उसकी वजह से भी वो पेन होता है। तो सबसे पहले हम इनमें क्योर करने के लिए, पेन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, IFT एक हमारे पास मशीन होती है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, उसको हम क्रॉस पैड हम उसको इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से एक करेंट जैसी बहुत ही मिनिमम करेंट आता है जो कि पर्टिकुलर जॉइंट्स को वो
कवर करता है, जिससे पेन में रिलीफ होता है। दूसरा एक हम मॉडलिटीज इस्तेमाल करते हैं मैम, जिसको कहते हैं SWD, शॉर्ट वेव डायथर्मी, जिसका मेन उद्देश्य होता है कि पर्टिकुलर जॉइंट में जहाँ पेन हो रहा है वो बहुत ही शॉर्ट वेव्स डी फिटिंग करता है, उसमें शॉर्ट वेव्स जाती हैं और उसको डी फिटिंग के द्वारा जो मसल्स और टिश्यूज हैं जो इन्वॉल्वमेंट है उनमें ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है, जिसके द्वारा उनको पेन में 15-20 मिनट बाद काफ़ी रिलीफ होने लगता है। जी डॉक्टर साहब, ये किस उम्र के लोगों को हम दे सकते हैं फिजियोथेरेपी? मैम देखिए, यदि हम बात करें कि एज ग्रुप, तो इसमें बच्चों से लेकर यंग स्टेज और जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उम्र दराज जो लोग होते हैं, उनको सभी एज ग्रुप के जो लोग हैं वो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और जनरली यदि अपन बच्चों में बात करें यदि जी तो इसमें मैम कुछ ऐसी डिसीज़ हैं जो कि बाय बर्थ होती हैं। उसमें मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ, उसका नाम है CP चाइल्ड्स। सेरेब्रल पाल्सी एक बाय बर्थ एक ऐसी डिसीज़ होती है जो बच्चों में हो जाती है, जिसका मेन इम्पैक्ट है मैम वो क्या होता है, जो बच्चे इससे अफेक्ट होते हैं, उन बच्चों में जितनी भी मसल्स होती हैं, लार्ज ग्रुप की जितनी भी मसल्स होती हैं, वो मसल्स इनमें इन्वॉल्व होता है और उनकी जो नॉर्मल मसल टोन होती है उससे चेंज हो जाता है। उसमें मसल्स बहुत टाइट होने लगते हैं, ऑटोमेटिकली मसल्स टाइट होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो नॉर्मल बच्चों की तरह सही समय पर जो उनका डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों में वो नहीं हो पाता है। तो मसल स्पास्टिक फेस कहते हैं उसको, मसल स्पास्टिक होता है, बहुत टाइट होता है। तो हम उसमें स्ट्रेचिंग का इस्तेमाल करके मसल्स में उसको नॉर्मल बनाने का प्रयास करते हैं। और खासकर CP चाइल्ड जो बच्चे होते हैं उनका ये कहें कि नॉर्मल बच्चे से यदि कंपेयर करें तो उनमें लर्न करने की क्षमता, किसी चीज़ को उठाने की या चलने की, बैठने की, बोलने की बहुत सारी जो एक्टिविटीज होती हैं वो नॉर्मल बच्चों से कम होती हैं। तो सारी चीज़ों को हम फिजियोथेरेपी के द्वारा उनको ठीक करने का प्रयास करते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने कई सारे कुछ जिक्र किया प्रकार का, तो हम जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी कितने प्रकार से दी जाती है? जी देखिए, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट जो है अलग अलग डिजीज़ में अलग अलग तरह से हम इनका इलाज करते हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया, एक तो घुटनों से संबंधित बहुत कॉमन चीज़ें हैं, एक उसमें हम इलाज देते हैं। नसों से संबंधित आज के टाइम पे बहुत सारी कंप्लेंट्स पेशेंट के हमारे पास आते हैं, जैसे कि कंप्यूटर पे काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जनरली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की एक समस्या हो जाती है। तो इसका मेन कारण है जब हम कंप्यूटर पे घंटों काम करते हैं, जिसकी वजह से नेक की जो मसल्स होती है, नेक की जो मसल्स होती है वो कमज़ोर होने लगती हैं, जिसकी वजह से गर्दन में जकड़न फील होता है और वहाँ पे पेन होने लगता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हम कह सकते हैं। और उसका जो ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी के द्वारा 100% क्योर कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इसमें मैनुअल थेरेपी, जिसको हम मोबिलाइजेशन कहते हैं, वो हम नेक की मसल्स में अप्लाई करते हैं और उसमें भी डी फिटिंग जो होता है वो भी अप्लाई करते हैं। और जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केस है वो बहुत ही आसानी से 10 to 15 डेज में ठीक हो जाता है। और मैं जनरली एक्चुअली ऐसे एम्प्लॉयज़ जो लंबे समय तक काम करते हैं उनके लिए मैं एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या है, हमको जैसे काम करें तो 40 to 50 मिनट, जनरली 40 मिनट्स के बाद हमको एक रेस्ट एपिसोड लेना चाहिए और उसके बाद वापस से 5 to 10 मिनट्स के बाद वापस हमको अपने वर्क पे आना चाहिए। इससे काफ़ी कुछ हद तक हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जो केसेस हैं उसको हम कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस पर हम और भी जानकारी आपसे लेंगे। अभी देख लेते हैं एक संदेश। अरे ओ साहब, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा, डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075।
लापरवाही से बाहर मत फिरो। शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है। समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। एक बार फिर आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और डॉक्टर साहब, हम इससे पहले हम जानकारी आपने दिया था कि स्पाइनल जो समस्या है उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं फिजियोथेरेपी के माध्यम से। तो कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे एक्सरसाइजेज हैं जो कर सकते हैं हमारे जो ऐसे ग्रस्त हैं इस समस्या से? जी एक्चुअली क्या है, देखिए मैम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की केसेस में या फिर बैक पेन के केसेस हैं, ऐसे केसेस में हम नेक की साधारण जो एक्सरसाइज होती है जी, उस एक्सरसाइज को हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, जिसमें नेक की प्रॉब्लम में हम फ्लैक्सन एक्सटेंशन, देन विथ रेजिस्टेंस फ्लैक्सन एक्सटेंशन ये कर सकते हैं। माइल्ड स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। नेक के रोटेशन की एक्सरसाइज होती हैं वो कर सकते हैं। देन बैक पेन के लिए हम बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज होती हैं और ब्रीजिंग होता है। हम ये सब का हम इस्तेमाल करके इनसे निजात पा सकते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं और साथ में हम इनके साथ साथ हम अपने कुछ इलेक्ट्रिकल मोडलिटीज़ हैं उसका भी हम इस्तेमाल करके बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के इन बीमारियों को जड़ से हम निजात दिला सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, साइड इफ़ेक्ट्स की अभी आपने बात की, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या कभी फिजियोथेरेपी के दौरान कोई साइड इफ़ेक्ट्स की संभावना रहती है? वैसे तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट टोटली एक नेचुरल ट्रीटमेंट है जी, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। वैसे इसका किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी पे नहीं होता है, लेकिन कई बार जैसे इलेक्ट्रिकल मोडिलिटीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि पैरालिसिस के केसेस में जिसमें मसल्स और नर्व्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे पेशेंट में जो हम इलेक्ट्रिकल मोडिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी और सामने वाले पेशेंट को जब हीटिंग हम दे रहे हैं जी, तो उसको हमको बहुत ही सावधानी से देना पड़ता है, क्योंकि उनको फीलिंग्स जो होती है, क्योंकि नर्व्स ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, तो उनको पता नहीं चलता कि ये कितना गर्म है या उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो हमको इसका ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली कभी कभी इसमें पेशेंट को कुछ साइड इफ़ेक्ट्स में जलने की संभावनाएं रहती हैं, उसको हमको ध्यान रखना चाहिए। जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे मन में और आता है कि क्या कभी फिजियोथेरेपी में ऐसे जो पेशेंट हैं या ऐसे मरीज़ हैं जिनको दर्द तो हो रहा है, लेकिन क्या उनको कराना चाहिए फिजियोथेरेपी? ऐसा मतलब किनको नहीं कराना चाहिए और किनको कराना चाहिए? एक तो दर्द है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फिजियोथेरेपी के द्वारा कहीं उनको नुकसान ना हो, ऐसी भी एक बात मन में आ जाती है। अच्छा जी, एक्चुअली क्या है, ये एक मिथ है हम कहें, ऐसा कोई बात नहीं होती कि आप फिजियोथेरेपी कराएंगे तो उससे कई बार लोग ये सोचते हैं कि इससे हमारी बीमारी और बढ़ सकती है। जी। तो फिजियोथेरेपी जब हम कराते हैं तो मैम स्टार्टिंग फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे हो सकता है कि पेन इंक्रीज हो जाए, क्योंकि इतने दिनों तक हम पर्टिकुलर जॉइंट्स को या जहाँ पर पेन हो रहा है उसको हम उसको छेड़े नहीं रहते हैं। तो हम फिजियोथेरेपी में डायरेक्ट हम क्या है एक्सरसाइज अप्लाई करते हैं। तो एक्सरसाइज अप्लाई करने से कभी कभी ये कह सकते हैं कि पेन कभी बढ़ सकता है एक दो दिन, उसके बाद वो नॉर्मल फिर जब रूटीन में आने के बाद किसी भी प्रकार की जो अपन सोच कहते हैं लोग कि भाई फिजियोथेरेपी से हो सकता है हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाए, ऐसा कोई बात नहीं होती है। अपन फिजियोथेरेपी तो कराना चाहिए। सामान्य दिनों में यदि हम उपचार शुरू करते हैं तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए, थोड़ा सा दर्द बढ़ने पर अपने को रोकना नहीं चाहिए, स्टॉप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, हम एटलीस्ट 10 डेज एक फिजियोथेरेपिस्ट को यदि हम गए हैं तो एटलीस्ट 10 डेज हमको दे के देखना चाहिए। डेफिनेटली 10 दिनों में
पेन से रिलेटेड या नसों से संबंधित कुछ बीमारियां हैं, जी। घुटनों से संबंधित कुछ बीमारियां हैं, बच्चों में तो मैं कहता हूँ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के केसेस हैं, जी। जो कि एक मतलब जन्मजात गंभीर समस्याएं हैं जो 7 इयर्स के आसपास एज ग्रुप में ये स्टार्ट होता है, जी। है ना। तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसकी वजह से जो बॉडी की मसल्स होती हैं, खासकर लोअर लिम्ब की, पैरों की और हाथों की, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब दोनों को इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से जो मसल बल्क होती हैं बॉडी में, बड़ी मसल्स होती हैं, वो मसल वेस्ट होना स्टार्ट होता है इस बीमारी में, जिसकी वजह से इनकी मसल्स बहुत ही कमज़ोर होती है। फिर जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे जो बच्चे इस बीमारी से ग्रसित हैं वो बच्चे फिर बेड पे आना चालू हो जाता है। तो हमको उन बच्चों को उस बीमारी को जड़ से ख़त्म तो नहीं कर सकते, बट उस बीमारी को वहीं पे कम किया जा सकता है। उस डिसीज़ के थ्रू हम उनकी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ है, उस एक्टिविटीज़ को फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के द्वारा वापस से हम स्टार्ट कर सकते हैं। यानी वो बीमारी बढ़ेगी नहीं, वहीं पर रुक जाएगी। ये हम कोशिश कर सकते हैं। ये कोशिश करते हैं। और फिजियोथेरेपी से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे हैं उनमें काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिला है। जी डॉक्टर साहब, अभी पूरा विश्व जो है वो कोरोना की चपेट में रहा है और वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन हमने देखा है कि जिनको कोरोना हुआ था तो आफ्टर कोरोना बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे बॉडी पेन, पूरे शरीर में दर्द, जोड़ों में जॉइंट्स पेन भी रहा है। तो इसमें फिजियोथेरेपी किस प्रकार से सहायक हो सकती है? जी मैम, अभी कंप्लेन जैसे मेरे पास कोरोना से इफ़ेक्टेड जो भी पेशेंट हैं जी, वो ठीक होके आए हैं, उनमें जनरली जॉइंट्स पेन की समस्याएं आई हैं। और कुछ पेशेंट्स जो हैं उनको जो नॉर्मल जो ब्रीथिंग पैटर्न है उसमें भी उनमें चेंजेस आया है। तो 2 कंप्लेन जनरली मैंने अभी ट्रीट किया है। तो उनको एक पेशेंट है, उनको घुटनों में और एक बैक में काफ़ी पेन हो रहा था। तो ये कोरोना होने के बाद की समस्या है। तो हमको जो नॉर्मल जो बैक पेन है वो वही है, कोई कोरोना से कोई अलग डिसीज़ नहीं है। वो बैक पेन या जो घुटनों में जो पेन हो रहा है वो एक साधारण पेन है और उसको अपन 1 हफ्ते में ट्रीटमेंट करके उसको ठीक कर सकते हैं। और एक इससे एक और समस्या जो देखने में मिला है, कोरोना जो डिसीज़ है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डाला है लंग्स में। जी हाँ। तो मैम जो लंग्स डिसीज़ एक तरह से ये कोरोना जो लंग्स को इफेक्ट किया है, तो हम आफ्टर 3 to 4 मंथ हम चेस्ट फिजियोथेरेपी कहते हैं जी, है ना, जिसमें ब्रीदिंग अलग अलग ब्रीथिंग पैटर्न होता है। उस ब्रीथिंग पैटर्न से हम अपने लंग्स को जो कमज़ोर हुआ है वायरस की एपिसोड से उसके, तो उसको हम ब्रीदिंग पैटर्न से डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं उसको अप्लाई करके हम लंग्स को वापस जो नॉर्मल लंग्स होते हैं उसमें ला सकते हैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के थ्रू। काफ़ी सहायक हो सकती है। बहुत सहायक है। और ऐसे पेशेंट को तो बिल्कुल हमको जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, चेस्ट फिजियोथेरेपी है, या कई बार स्पूटम बनने लगते हैं, कफ बनने लगते हैं, तो हम चेस्ट फिजियोथेरेपी के थ्रू इसको ठीक कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हिप्स रिप्लेसमेंट भी होता है, तो उसमें भी क्या फिजियोथेरेपी करा सकते हैं? जनरली मैम नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट आज के टाइम पे बहुत ही कॉमन हो गया है। एक्चुअली क्या होता है कि जब घुटनों में या हिप में डिसीज जो है काफ़ी बढ़ जाती है, मतलब उसका एंड स्टेज होता है जिसमें पेशेंट चलने लायक नहीं होता है और काफ़ी उनको पेन का सामना करना पड़ता है, दर्द होता है उनको, और आपस में जो हड्डियां होती हैं, जो जॉइंट्स होता है जैसे घुटनों में, वो आपस में टकराने लगती है, आवाज़ करने लगती हैं, तो वो खड़े होने में, चलने में उनको प्रॉब्लम होती है। तब सर्जन हमको सलाह देते हैं कि भाई आप अपना घुटने का या हिप का रिप्लेसमेंट करा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम सर्जरी से पहले जिस जॉइंट को, जैसे नी जॉइंट का हम एग्जांपल लेते हैं या हिप जॉइंट का एग्जांपल लेते हैं, तो उसका हम मैम पहले क्या करते हैं कि जितनी भी मसल्स है उसकी स्ट्रेंथनिंग कराते हैं। उस जॉइंट की जो रेंज ऑफ मोशन है, जिस डिग्री तक वो जॉइंट्स फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो होता है उनका, उसको हम मेंटेन करते हैं। देन
उस मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो उस फ्लेक्सिबिलिटी को भी हम मेंटेन करते हैं। तो उसके बाद सर्जरी के पहले, देन जब सर्जरी होती है उसके फर्स्ट डे से ही हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के थ्रू नी रिप्लेसमेंट के जो पेशेंट हैं उनको फर्स्ट डे से ही हम चलाना स्टार्ट करते हैं। तो फिजियोथेरेपी के थ्रू हम उनको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराते हैं, पैसिव एक्सरसाइज कराते हैं। उसके बाद बेड से हम पेशेंट को सीटिंग पोजीशन पे लाते हैं, सीटिंग पोजीशन से हम उनको स्टैंडिंग पोजीशन पे लाते हैं, फिर स्टैंडिंग पोजीशन के बाद फिर हम पेशेंट को फर्स्ट डे से ही हम उनको चलाना स्टार्ट करते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट के केस में पहले से ही ऑपरेशन के पहले भी और बाद में भी जी, जी। दोनों ही कंडीशन में फिजियोथेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा करता है इस केस में। जी डॉक्टर साहब, अभी जब वर्तमान में हम देख रहे हैं एलोपैथी हो चाहे होम्योपैथी हो, ये सारे पद्धति से, आयुर्वेदिक पद्धति हो, यूनानी पद्धति हो, जी मैम, सारी पद्धतियों से इलाज किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं फिजियोथेरेपी का क्या महत्व है अभी? जी देखिए, सभी चिकित्सा पद्धति हैं, सबका अपने अपने उसमें अलग अहम रोल है, सभी का अलग योगदान है। उसी प्रकार फिजियोथेरेपी का भी एक अहम योगदान है। तो मैं कहता हूँ जनरली हमारे इंडिया की हम बात करते हैं, भारत देश की यदि बात करते हैं, तो कई बार हमें कहीं भी पेन होता है तो हम जनरली बहुत ही कॉमन एक पेन किलर का इस्तेमाल भारत में फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, जो कि बाहर दूसरे देशों में बैन है। ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत धड़ल्ले से होता है, जिसका लॉन्ग टर्म में हमारे बॉडी पे बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांस होते हैं, जो लीवर और किडनी पे इफ़ेक्ट डालता है। तो मैं ये कहूँगा कि कभी भी यदि पेशेंट को ऐसी कंप्लेन है, कोई गंभीर दर्द से जूझ रहा हो, तो पेन किलर खाने से परहेज करके वो एक बार फिजियोथेरेपिस्ट के पास उनको जाना चाहिए और अपनी जो समस्या है उसको बताना चाहिए, और फिजियोथेरेपी के थ्रू 100% मैं कह सकता हूँ कि उनको अपनी बीमारियों से, इलाज से ठीक होने में ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से अपने आप को फिट रखें, तंदुरुस्त रखें? कुछ एक्सरसाइजेज अगर हों तो आप बताएं ताकि वो स्वस्थ रहें। मैम, मैं अपने दर्शकों को बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज की भागम भाग भरी जो ज़िंदगी है, जिसमें हम लोग खुद भी शामिल हैं, तो इस बिज़ी टाइम शेड्यूल से हमको कम से कम 30 to 45 मिनट्स का समय निकाल कर अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, चाहे हम रनिंग कर सकते हैं, हम वॉकिंग कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स, किसी भी टाइप का स्पोर्ट्स है जो हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल करके बॉडी को फिट रख सकते हैं। तो मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में ज़रूर 45 मिनट्स आप फिज़िकल एक्सरसाइज को दीजिए। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो दर्शकों, आज हमने जो आपको जानकारी दी है उसका लाभ आप अवश्य उठाएंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।